अगर हम शहबाज शरीफ साहब के विज़िट की बात कर लें सऊदी अरब की, वो 6 से 8 अप्रैल दौरा कर रहे हैं। उनके साहबजादे हमजा शहबाज भी बाय द वे मंजर आम पर आ चुके हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ ही उनकी भी रूनुमाई हो गई और वो ये आसमान की तरफ देख रहे हैं। कमिंग बैक टू शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे हैं। ज़ाहिर है वो देखो सारी फैमिली जाती है। जी जी। इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ साहब नहीं जा रहे, मगर मेरी खबर है कि मरियम नवाज भी जा रही हैं। अभी ये खबर आई नहीं है, मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि शहबाज साहब के साथ, उनके साथ तो ख्वाजा आसिफ वगैरह तो जा ही रहे हैं, औरंगज़ेब साहब भी जा रहे हैं, मगर मरियम भी पंजाब से जा रही है, तो इनके साथ भी एक दो इनके साथ ही होंगे। तो वज़ीर ख़जाना के जाने का सबब क्या? वो देखिए, अब जब ये इस किस्म की ट्रिप आती है ना, तो फिर वहाँ बातें भी होती हैं ना, नेगोशिएशंस भी होती हैं, टॉक्स भी चलती हैं। और क्योंकि सऊदी अरेबिया की अहमियत हमारे लिए सिर्फ एक ही है, वो ये है कि पैसे चाहिए हमें उनसे, और वो उन्होंने वादे भी किए हैं कि अब हम देने के लिए तैयार हैं। तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स रेकोडेक में करने जा रहे हैं। रेकोडेक के अलावा भी ग्वादर है, ये है, वो है, और भी बड़ी चीज़ें। तो वो उसके लिए फिर औरंगज़ेब साहब को ले जाना बड़ा ज़रूरी है साथ, तो इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर साहब गए हैं साथ। तो ये अपनी जगह पे उम्रा करना वो अपनी जगह पे है, मगर साथ साथ यार वो तो एक दिन में हो जाता है ना, तो फिर बाकी 4-5 दिन, एक दिन में तो और भी हो सकते हैं, 2-3 उम्रे हो सकते हैं। तो इसलिए तो मेरा ख्याल है बाकी वहाँ मुलाकातें भी हैं विद द सऊदी रॉयल्स और द सऊदी कंसर्न्ड ऑफिशियल्स, तो उसमें औरंगज़ेब साहब विल हैव टू प्ले अ रोल देयर, अश्योरेंसेस देने ना उनको, ठीक है, कि अब IMF भी आ रही है, वर्ल्ड बैंक भी आ रहा है, ADB भी आ रहा है, सारे आ रहे हैं। अब तो हमने अब हो गया वो जो पहले कंडीशंस आप लोगों ने लगाई थी कि भी IMF आएगा तो फिर हम पैसे देंगे, क्योंकि दैट विल शो दैट यू आर स्टेबल एंड द वर्ल्ड ट्रस्ट्स यू। आप डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहे, तो फिर अब सऊदी अरेबिया को ये याद दिलाएंगे कि आपने वादा किया था। अब वो पहला IMF प्रोग्राम पूरा हो गया, आखिरी ट्रांच मिल गई है, अब हम ऑलरेडी नेगोशिएशन करने जा रहे हैं फॉर द बिगर प्रोग्राम विच इज़ 6 बिलियन, तो उसको हम बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। फिर वो पूछेंगे कि जी जो सऊदी कमिटमेंट थी, या जो कुवैती कमिटमेंट थी, या जो UAE की कमिटमेंट थी, या कतर की थी, वो आ रही है कि नहीं आ रही। तो वी नीड सम कमिटमेंट्स फ्रॉम यू नाउ कि किस स्टेज पे आप वो रिलीज़ करेंगे फंड्स। दूसरी एक बहुत अहम बात है, मेरा ख्याल है ये भी एजेंडे पे बात होगी, वो जो कि अभी तक डिस्कशन नहीं हुई, बट मुझे शक पड़ रहा है ये होगी। देखिए, ये जो ईरानियन एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ, इसराइल ने अटैक किया, ईरान की पोजीशन ये है कि एम्बेसी जो होती है इट्स अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द स्टेट, जहाँ भी हो वहाँ अंदर भी कोई नहीं जा सकता, इट्स एन इनवायलेबल एक्ट होता है वो, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी द कंट्री इटसेल्फ। अब इसराइल ने जाके इनकी एम्बेसी के ऊपर अटैक कर दिया, ठीक है, दैट्स एन अटैक ऑन ईरान, सेज इट्स एन अटैक ऑन ईरान, और यूनाइटेड नेशंस को कहा कि आप मजम्मत तो करें। मजम्मत तो हो या ना हो, ईरान के लिए प्रॉब्लम ये बन गया, अब रिटेलिएशन करनी है उन्होंने। फिर रिटेलिएशन जब करेंगे तो स्पेक्टर ऑफ वॉर जो है वो बढ़ेगा। ऑलरेडी एक यूक्रेन के अंदर रशिया, नेटो और ये सब चीज़ें चल रही हैं, वहाँ धमकियाँ भी हो रही हैं, और डीप स्ट्राइक्स हो रही हैं, एक्ट्स ऑफ टेररिज्म शुरू हो गए हैं। दैट वो थिएटर हीटअप हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, हीटअप हो रहा है इंसिडेंट्स। और अगर यहाँ ईरान एंड इसराइल का थिएटर हीटअप हो गया तो सारा मिडिल ईस्ट हीटअप हो जाएगा। हीटअप तो अपनी जगह, मगर क्या होगा कि ऑयल की सप्लाईज जो हैं वो डिसरप्ट हो जाएंगी। जब ऑयल की सप्लाईज डिसरप्ट हो जाएंगी तो ऑयल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाएगी। जब ऑयल की कीमत बढ़ जाएगी तो पाकिस्तान के लिए इट विल बी अ डिज़ास्टर। हमने ऑलरेडी जो बजटिंग की हुई है वो एक ऑयल की प्राइस की स्टेबिलिटी के ऊपर हमने की हुई है। अगर ऑयल की प्राइस 20%, 25%, 30% बढ़ जाती है तो ये सारी जो हमारी कैलकुलेशंस है बजट की, ये सब उड़ जाएंगी। और जो फिर ये जो इस वक्त हमें ये कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन गिरने लगी है, इंटरेस्ट रेट्स गिरने लगे हैं, ग्रोथ बढ़ने लगी है, ये सारी बातें शुरू हो गई ना, तो ये सारा का सारा जो है ना प्रोजेक्ट ही उड़ जाएगा। अगर एक ऑयल की कीमत इंटरनेशनली बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दिस टेंशन, पहली टेंशन यूक्रेन एंड रशिया, दूसरी टेंशन ईरान एंड इसराइल। ईरान इसराइल आर वेरी डेंजरस बिकॉज दैट्स वेयर द होल रीजन द ऑयल कम्स फ्रॉम। अभी लेटेस्ट पोजीशन ये है कि दुबई, UAE, जो कि एक दिन पहले, इस अटैक से एक दिन पहले, वो इकट्ठे बैठ के गपशप कर रहे थे और उनके एम्बेसडर्स और एक दूसरे के साथ, और जब ये अटैक हुआ है तो अब UAE ने कहा है डिप्लोमेटिक टाइज डिस्कनेक्ट करने जा रहे हैं। हाँ। सऊदी अरेबिया भी पीछे हट गया, टर्की भी पीछे। तो अब ये शहबाज शरीफ साहब जाके इस पे बात कर सकते हैं? नहीं, वो अब वो जाके वो बताएंगे ना जी हमारे तो प्रॉब्लम बढ़ ना जाए बिकॉज ऑफ द ऑयल, तो हमें कोई ऑयल कंसेशन भी दे।
ओके ओके, ये पहलू भी ये पहलू भी फ्यूचर प्लानिंग, नेचुरली दे हैव टू डू दैट। तो ये अब ये सारी आर्ग्यूमेंट्स जो है ये शहबाज शरीफ साहब तो नहीं दे सकते, सही, तो औरंगजेब साहब देंगे फ्यूचर को सामने रखते हुए, क्योंकि इस वक्त जो वो सारे मईशत की बहाली है, डेटा ये वो, और औरंगजेब साहब की क्रेडिबिलिटी बड़ी हाई है कि ये सियासतदान नहीं है, ये झूठ नहीं बोलेंगे, ये आपको फैक्चुअल पोजीशन जो है आप पाकिस्तान की इकोनॉमी की और वो बताएंगे। चलें देखते हैं कि अपने पहले इम्तिहान में वो कामयाब हो पाते हैं। मीनवाइल जो रिपोर्ट सामने आ रही है जिनका हवाला सेठी साहब ने दिया वो तो मईशत में बेहतरी के इशारे दे रहे हैं, लेकिन क्या ग्राउंड रियलिटी भी ऐसे ही है, सपोर्ट करती है उन इशारियों को? ब्रेक के बाद आके इस पर बात करेंगे। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। सेठी साहब, तस्करा किया आपने कि इमदाद सऊदी अरब से है मुतवक्के, और 2023 में भी हमने ये देखा कि जब IMF की तरफ से कर्ज मिला तो सऊदी अरब, चीन, UAE इन लोगों ने भी पाकिस्तान की मदद की, जिससे थोड़ी स्टेबिलिटी इकोनॉमी में देखने में आई। अब एक बार फिर जो ब्लूमबर्ग है, वर्ल्ड बैंक हैं और यूनाइटेड नेशंस हैं, उनकी जो रिपोर्ट है वो बता रही है कि पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार हैं, लेकिन आम पाकिस्तानी कंसर्न है इन हालात को देखते हुए कि एक तरफ आप बिजली की कीमतें धड़ाधड़ बढ़ाई जा रहे हैं, आपके फ्यूल पेट्रोल अभी आपने बढ़ाया, और कोई कहीं से कोई रिलीफ के चांसेस फॉर कॉमन मैन नज़र नहीं आ रहे। अब ये जो रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भाई आपकी ग्रोथ रेट जो है वो बिलतरतीब 2% और 2.3% रहेगी, इसका क्या मतलब है एक आम आदमी के लिए? नहीं, देखिए वी हैव टू अंडरस्टैंड वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो हमने आपको कहा था इक़दामात उठाएं, आपने उठाए हैं, उसके साथ जो लीकेजेस हो रही थी, जो ब्लीडिंग हो रही थी इकॉनमी की, वो रुक गई है। ये नहीं कि आवाम के लिए कुछ बेहतरी हुई है, मगर मईशत जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं थे अपने डेट्स वापस करने के लिए, टैक्स कलेक्शन ख़राब हो रही थी वगैरह वगैरह, ये मैक्रो इकनॉमिक की ये बेहतर हो रही हैं इंडिकेटर्स। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर ये जो बेल्ट टाइटनिंग है, ये जो सख्त इक़दामात हैं, ये 1-1.5 साल के बाद कम हो जाएंगे। जब ये कम हो जाएंगे तो फिर ग्रोथ बढ़नी शुरू हो जाएगी। अभी ग्रोथ जो है वो कोई कह रहा है 1-1.5% है, कोई कह रहा है 2% है, कोई कह रहा है आगे जाके शायद 2.5 हो जाए, मगर जो बेसिकली जो अग्रीमेंट है वो यही है कि 2% से कम ही है। तो इसलिए ग्रोथ इज़ नॉट द इशू है। इशू ये है कि 2 साल तक ये जो हार्ड स्टेप्स हैं ये ऐसे ही चलेंगे और इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं वो समझेंगी कि आप सही रास्ते पे आ गए हैं। गुर्बत का इसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। ये कर्ज़ों के साथ इसका ताल्लुक़ है, इन्फ्लेशन के साथ, महंगाई के साथ इसका ताल्लुक़ है, मगर क्या कि पाकिस्तान के अंदर गुर्बत कम हो जाएगी क्योंकि थोड़ी सी बेहतरी आ रही है? नहीं। अभी यही इदारे जो हैं ये आपसे कह रहे हैं कि 40% पाकिस्तान की आवाम जो है वो इस वक्त गरीब है। उन्होंने एक डिफाइन कर दिया, मज़ीद 1 करोड़ खत्ते गुर्बत से नीचे जाएंगे। हाँ। और जाएंगे, तो इसलिए गुर्बत तो कम नहीं हो रही। तो अच्छा, महंगाई तो अब बात यह है कि फिर हो क्या रहा है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं गुर्बत कम नहीं हो रही, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि अगले 2 साल तक कुछ बेहतरी आएगी, महंगाई कम हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई कम हो जाएगी, मगर क्या गुर्बत भी कम हो जाएगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है। महंगाई कम होने के साथ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, सारा कुछ तो हो रहा है। अच्छा, तो अब बात यह है कि तो ये फिर आप जब बाज़ारों में चले जाएं, लोग मुझे पूछते हैं कि सेठी साहब अगर एडा हाल बुरा साडा, तो बाज़ार चले जाओ, अनारकली चले जाओ, शॉपिंग मॉल्स में चले जाएं, रोज़े के वक्त अफ्तारी में देखें लोग की करते ने की खाते ने और किस तरह रश पे होता है। तो इसका मतलब पैसा तो है लोगों के पास। ये कौन से लोग हैं जो कि इतना पैसा जिनके पास है, जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा इस महंगाई से, या लोग वैसे ही शॉपिंग कर रहे हैं, लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, बाज़ारों में जा रहे हैं, रात को रेस्टोरेंट्स भरे हुए हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, कपड़े ख़रीदे जा रहे हैं, जूतियाँ ख़रीदी जा रही हैं, चूड़ियाँ खरीदी, पता नहीं क्या क्या ख़रीदा जा रहा है। ऐसे जी गली कोई नहीं। तो ये कैसे हो सकता है? एक तरफ गुर्बत बढ़ रही है, एक तरफ इतने पैसा भी है इस मिडिल क्लास के पास, ये कहाँ से आ रहा है? ये इतना खर्चा भी हो रहा है, तो क्या हो क्या रहा है? अब मैं आपको बताता हूँ, इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है। देखिए, अमीर जो है ना, उनकी जो इनकम है वो कम तो हुई नहीं, थोड़ा टैक्स बढ़ गया है, मगर उनके पास पहले भी सेविंग ज़्यादा होती है। अगर किसी की तनख्वाह है 100 रुपया और उसमें से वो 20 रुपये खर्च करता है और बड़ी ऐशी के साथ रहता है, तो अगर वो 20 के 22 देने पड़ गए या 25 देने पड़ गए, क्या फ़र्क पड़ा? फिर भी 25-75 रुपये तो बच गए ना। तो उनको तो इतना महंगाई से इतना फ़र्क पड़ता है गरीब लोगों को।
या मिडिल क्लास को। अब मिडिल क्लास का क्या हो रहा है? मिडिल क्लास का ये हो रहा है कि एक नीचे से एक तबका है जो मिडिल क्लास बन रहा है, ठीक है, और जो ओरिजिनल मिडिल क्लास थी वो उसकी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, वो प्रोफेशनल क्लास थी। ये जो नीचे से जो तबका है, वर्किंग क्लास का तबका है, जो कि अब मिडिल क्लास पे पहुंच रहा है, ये कैसे मिडिल क्लास पे पहुंच रहा है? कैसे? क्योंकि यही लोग खर्च कर रहे हैं। इस वक्त साल कोई 30 अरब डॉलर्स आपको रेमिटेंसेस में आते हैं। कितने? 30 अरब डॉलर। 30 अरब डॉलर्स छोटे अमाउंट नहीं है। 30 अरब डॉलर जो है आपके वर्किंग क्लास के पाकिस्तानीज जो कि सऊदी अरेबिया में हैं, कतर में हैं, बहरीन में हैं, यूएई में हैं, कोई ड्राइवर है, कोई वर्कमर, वो पैसे वापस भेज रहे हैं। ठीक है, उनके ख़ानदान यहाँ हैं, वो गरीब लोग थे, उनको जब ये पैसे यहाँ आते हैं तो वो फिर पैसे खर्च करते हैं। ठीक, वो खर्च किस पे करते हैं? वो खर्च करते हैं टेलीविज़न के ऊपर, जूतियों के ऊपर, एट्सेट्रा, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर। तो उनके पास तो पैसा बढ़ गया है, कम नहीं हुआ। बढ़ा कैसे है? पहले अगर उनका भाई किसी का दुबई में है तो वो महीने के महीने $500 भेज देता था। उस वक्त डॉलर का रेट था 150 रुपये। ठीक है, तो $500 अगर 150 रुपये हुआ तो 7,500। तो अब वो है 280 रुपये का। तो वही $500 जो है वो अब जितने पहले $1000 होते थे उतने अब $500 में उतने पैसे। एक्सचेंज रेट ने फ़ायदा दे दिया। बिल्कुल, डिवैल्यूएशन जो हमारी हुई, तो पैसा तो और बढ़ गया है। जिन लोगों के पास डॉलर में पेमेंट आती थी बाहर से, वो तो उन्होंने तो मौज हो गई, और वो फिर खुल के खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए आप हॉल रोड चले जाएं लाहौर में, या उधर चले जाएं कराची में, ज़ाना मार्केट चले जाएं, या इधर उधर चले जाएं, कब तो खरीदो फरोख्त हो रही है। और ये वो लोग हैं जो कि नीचे से ऊपर आ रहे हैं और इनके पास बहुत पैसा है, एंड दे आर ऑल, ये सेविंग्स नहीं करते, ये शादी ब्याह और शॉपिंग पे करते हैं। तो दिस इज़ वाई आप देखते हैं कि यार कोई बंदा ऐसे करके देखे यार इतनी बड़ी खुशहाली आई, मगर एक्चुअली जो गरीब लोग हैं ना, जिनका कोई बंदा बाहर नहीं है, जो मज़दूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, या जो काश्त करने वाले हैं, जिनके और एक गाय के अलावा भी कुछ भी नहीं है, उनका हाल बुरा है। एंड दैट इज़ वेयर द पॉवर्टी लाइन, उसकी जब डिस्कशन होती है ना पॉवर्टी की, तो गुर्बत की, फिर उसकी तरफ देखा जाता है। ये जो लोग नीचे थे, जो कि बिकॉज ऑफ फॉरेन रेमिटेंसेस एंड एम्प्लॉयमेंट वो बढ़ गई है उनकी इनकम, दे आर हैविंग अ गुड टाइम। तो मैं ये समझता हूँ ये दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। अमीरों को खास फ़र्क नहीं पड़ा, पड़ा है, मगर इतना नहीं पड़ा जितना पड़ना चाहिए। अगर मुल्क को चलाना है तो और पैसा अमीरों को देना पड़ेगा टैक्सेस में, वो अभी तक हुआ नहीं सिलसिला। प्रॉपर्टी टैक्सेस नहीं हुए, एग्रीकल्चरल टैक्सेस नहीं बढ़े, ये सारी चीज़ें नोटिस चले गए हैं, मगर नहीं अभी हुआ नहीं ना, कानून भी नहीं बने उस तरीके से भी, और वो कलेक्शन भी नहीं हुई। तो और जो गरीब लोग हैं, आप सोचिए ना, जिसको 30,000 रुपये मिनिमम वेज मिलती थी, और आजकल जब वो 25,000 मिनिमम वेज थी तो उस वक्त मुश्किल था, आज 30,000 मिलती है, या 35,000 मिनिमम वेज मिलती है, वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल हो गया, बिकॉज इन्फ्लेशन आपकी 40-50% चली गई। तो जिसको 25,000 तनख्वाह मिलती थी, या तो उसको 50,000 तनख्वाह मिलते, फिर जाके वो उसका उतना ही पेट भरेगा जितना पहले भरते थे, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। जो चीज़ 10 रुपये की थी वो 20 की हो गई। ठीक है, तो तनख्वाह तो ऐसे नहीं बढ़ी ना, तो इसलिए दीज आर पीपल हु आर फेसिंग हार्डशिप, एंड ये आपको नजर नहीं आते बिकॉज दे डोंट हैव मनी टू स्पेंड।